हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 8। लास्ट क्लास में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करा था. टुडे लेट्स स्टार्ट विद माइटोकॉन्ड्रिया. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स थैंक bankofbiology.com बिकॉज वी आर यूजिंग देयर पीडीएफ. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका कॉमन नेम बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो उनको माइटोकॉन्ड्रिया का कॉमन नेम याद भी होता है. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉमनली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कैसे है, कैसे एनर्जी जनरेट करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन. तो इसमें देखो, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कंपेयर कर रहे हैं दो ऑर्गेनिज्म में. फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज मोबाइल. मोबाइल मतलब विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसमें कि हमारे एनिमल्स आते हैं. एंड द सेकेंड ऑर्गेनिज्म हैपन्स टू बी सेसाइल. सेसाइल मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज अटैच्ड एट वन प्लेस. ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे प्लांट्स होते हैं, वो जिस जगह पर हैं उसी जगह पे रहते हैं, वो कभी मूव नहीं करते. तो अगर आप एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एनिमल सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होगा. क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होते हैं. फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है, साइज़ है, वो वेरी करता है फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर सेल, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनल विच इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन्स. ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था. आई होप यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम दैट इट इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन. वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, द अदर वन इज द इनर मेम्ब्रेन. तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें, अंदर जितना भी हमारा पोर्शन रह जाता है, जिसमें कि इनर मेम्ब्रेन भी है, डीएनए भी है, बाकी सारे पार्ट्स हैं, मतलब आउटर मेम्ब्रेन को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी पार्ट्स हैं, उन सब के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी मैट्रिक्स. तो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स टर्म भी हमें डिस्कस करनी है. ओके. देन वी हैव टू सी कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ हैविंग टू मेम्ब्रेन. तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको निकाल के जो पोर्शन बच जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स. लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें भी एक स्पेशल फीचर है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेट नहीं है. कैन यू सी ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं? ये एक्चुअली बॉक्सेस नहीं है. ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं. तो ये इनर मेम्ब्रेन स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, फोल्डेड प्रेजेंट है. देखो, जब भी हम कोई लिविंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रेन का हम डिस्कस करेंगे, तो ब्रेन में भी फोल्डिंग्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी फोल्डिंग्स हैं, लंग्स में भी एल्वियोलाई है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में भी फोल्डिंग है. हर जगह फोल्डिंग लेयर का बनाने का एक्चुअली लॉजिक ये होता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट ऐसे सरफेस है और एक सरफेस है जो ऐसे बहुत ज़्यादा फोल्डिंग शो कर रही है, तो ऑब्वियसली मैथ्स वाले बच्चे बता सकते हैं कि इस टाइप की सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और अगर कोई ऐसे स्ट्रेट स्ट्रक्चर है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा. तो नेचर बहुत स्मार्ट है, उसने जिस भी ऑर्गेनल में जहाँ पे जिनके फंक्शनिंग में कम जगह में ज़्यादा चीज़ें अकोमोडेट करनी है, वहाँ पे उनको फोल्डिंग्स दे दी हैं. ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं ताकि ज़्यादा न्यूरॉन्स आ जाएं. स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, फोल्डिंग्स होते हैं ताकि जल्दी से फूड एब्जॉर्ब हो जाए. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में भी फोल्डिंग्स होती हैं ताकि सरफेस एरिया इन्हांस हो जाए. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतनी ज़्यादा वो अपने ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को कैरी कर सकता है, जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं. तो लिविंग सिस्टम बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो हमेशा बहुत ही टेक्निकलिटी के साथ काम करता है. उसका फिजिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है, बट उसको पता है कि अगर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड रहेगी तो ज़्यादा सरफेस एरिया है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा एंजाइम्स जो हैं अकोमोडेट हो सकते हैं. तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इट इज़ शोइंग लॉट ऑफ फोल्डिंग्स, और इन फोल्डिंग्स का नेम होता है क्रिस्टे, जिसका मेन पर्पस है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट इट कैन अकोमोडेट मोर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स. ओके. देन वी हैव टू डिस्कस द थर्ड पार्ट. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्डिंग्स बनाती है, क्रिस्टे. अब डीएनए के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो शायद इस डायग्राम से आपको क्लियर ना हो. जैसे लेट्स से कि वी आर हैविंग अ माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखेंगे, इनर मेम्ब्रेन भी होगी, क्रिस्टे भी हो गया, ऑल दैट विल बी प्रेजेंट. तो माइटोकॉन्ड्रिया का दो टाइप के उसमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं. एक तो ऐसे बड़ा सा डीएनए होगा जो कि उसका मेन डीएनए है, ये लास्ट टाइम भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था. और एक ऐसे स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लार्ज साइज का डीएनए है, वो उसका मेन डीएनए होता है, ठीक है. और जो स्मॉल डीएनए है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड. ओके.
अब हमें ये डिस्कस करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए क्यों प्रेजेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर अपना डीएनए प्रेजेंट है तो वो उसको कैसे हेल्प कर रहा है, जो एक्चुअली इसका मेन डीएनए है विच इज़ प्रेजेंट लाइक दिस, वो माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करता है टू प्रिपेयर नंबर ऑफ एंजाइम ऑन इट्स ओन। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए बनाने के लिए सेल के न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट है, बट इफ इट इज़ हैविंग इट्स ओन डीएनए then it can prepare nearly 70% enzymes needed by using its own DNA। तो अपने डीएनए को यूज़ करके ही वो 70% एंजाइम खुद बना लेता है। तो जब वो अपने 70% एंजाइम खुद बना लेगा, मतलब वो सेल के न्यूक्लियस के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे ऑर्गेनल्स के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। अब पहले इस वर्ड का हम मीनिंग समझेंगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। वैसे एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट इट्स अ जनरल थिंग, हमें पता होना चाहिए। देखो, सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, ओके। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम के आगे भी लिखा होता है ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। आप 12th के बाद कई कॉलेजेस में एडमिशन लोगे, उसमें भी लिखा होता है इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी। तो ऑटोनॉमस वर्ड का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट। तो अगर हमने उसके आगे सेमी वर्ड लगा दिया, इसका मतलब ऐसा सेल ऑर्गेनल जो कि हाफ इंडिपेंडेंट है, मतलब वो 100% इंडिपेंडेंट नहीं है, बट वो अपना आधा काम खुद कर लेता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए है, तो वो नियरली 60 to 70% एंजाइम जो उसको चाहिए वो खुद अपने डीएनए से बना सकता है। वो पूरा का पूरा 100% जो है वो सेल के न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनल जो कि 60-70% बना रहा है, 30% उसको सेल का न्यूक्लियस बना के दे रहा है, पूरा 100% नहीं हुआ लेकिन एटलीस्ट हाफ वो इंडिपेंडेंट है। सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनल विल बी नोन एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। उसके बाद वी हैव टू सी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी कैसे जनरेट करता है। इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एक्चुअली जो पूरा मैकेनिज्म है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल। इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। अभी हम इसको जस्ट ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, उसके बीच में जो स्पेस होता है दैट इज़ नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, क्या मैकेनिज्म है, दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 14। तो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब ये प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट होंगे, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर ऐसा एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं एटीपीएज एंजाइम। एटीपीएज का मतलब है जो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। लास्ट में एएसई सफिक्स लगाए, इसका मतलब वो एंजाइम है। तो एटीपीएज का मतलब है ऐसा एंजाइम जो एटीपी फॉर्म करने में हेल्प करता है। उसको F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 में। तो जब जैसे आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वर्किंग आपने शायद 10th क्लास में पढ़ी होगी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर, रिवर का जो वाटर है वो बहुत हाइट से मोटर के ऊपर फॉल करता है, मोटर स्टार्ट्स रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं ये डायरेक्ट इनर मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला एरिया है वहाँ पे प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस, ये जो F0 F1 है ये मोटर की तरह है, और ये जो प्रोटॉन्स हैं ये आपके नदी के पानी के जैसे हैं। तो जब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे नदी का पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। और गिर किसके ऊपर रहा है, इस एटीपीएज या F0 F1 के ऊपर इट इज़ फॉलिंग और इट इज़ पासिंग थ्रू दैट। तो इससे इसका ये जो हेड है वो मोटर के जैसे रोटेट करता है और एटीपी जनरेट हो जाता है। एटीपी इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। लेकिन इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो हम चैप्टर 14 में करेंगे, अभी हमें जस्ट इन ब्रीफ करना है। So now let's continue with the next organelle that is called plastid. अब प्लास्टिड का भी जो कॉमन नेम है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। फूड फैक्ट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्लांट सेल को जो भी फूड रिक्वायर्ड होता है, वी नो प्लांट सेल कैन प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, प्लास्टिड्स के अंदर, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट भी आता है। सो दैट इज़ वाई प्लास्टिड इज़ नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल।
तो जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, यूग्लिनॉइड्स हैं, डायटम्स हैं, साइनोबैक्टीरिया है, सब में जो प्लास्टिड्स हैं वो प्रेजेंट है, और उसका जो शेप और साइज़ है वो वैरी करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट कि उनके अंदर किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ भी रहे हो एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद इट, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्ट वर्ड का मतलब है प्लास्टिड हो गया, क्लोरो वर्ड का मतलब होता है ग्रीन। तो ऐसे प्लास्टिड्स जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब plastids which are green in color because they are having chlorophyll. दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं जिनका कलर हमें ग्रीन नज़र आता है, या आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, इसका मतलब वो ग्रीन वेवलेंथ को, जितनी भी हमारे 7 कलर्स हैं वाइट लाइट में विबग्योर में, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकियों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई थिंक इट्स ऑपोजिट कि वो बाकियों को एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो प्लास्टिड्स हैं, इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो पूरा उसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए दे आर गिविंग द ग्रीन कलर टू द लीव्स। तो जो भी हमें लीफ ग्रीन कलर की नज़र आती है, इसका मतलब उसके अंदर कौन से टाइप का प्लास्टिड प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। देन वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड विच इज़ कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। जैसे आपने देखा होगा गूगल में, अगर आप कभी लैपटॉप खोलोगे तो वहाँ पे भी एक ऐप होता है क्रोम। क्रोम इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लास्टिड का नेम है क्रोमोप्लास्ट। प्लास्ट वर्ड तो प्लास्टिड को ही रेफर कर रहा है, क्रोम वर्ड कलर को रेफर कर रहा है, मतलब ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर ग्रीन कलर को छोड़ के किसी और कलर का प्लास्टिड्स या पिगमेंट्स प्रेजेंट है। So such type of plastid which is having pigments other than the chlorophyll, that will be known as chromoplast. जैसे आप मार्केट में कैरेट्स लेने जाते हो तो कैरेट्स का कलर ऑरेंजिश रेड हो सकता है, अगर मैंगो है तो उसका कलर हमारा येलो होता है। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, बीट रूट आप लेने जाते हो, चकुंदर आप परचेज करते हो, देखो उसके अंदर पर्पल कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट है। बहुत सारी आपने प्लांट्स की लीफ ऐसी देखी होंगी जहाँ पे लीफ का कलर ग्रीन नहीं होता, कई बार थोड़ा सा रेडिश होता है, पर्पलिश होता है, या थोड़ा येलोइश होता है। येलो छोड़ दो, बाकी जो भी आपका रेड है, ग्रीन है, रेड है, पर्पल है, it means it is having some pigment other than the chlorophyll, so that type of plastid will be known as chromoplast. Then we have third type of plastid which is called leucoplast. ठीक है, अगर आपको वाइट ब्लड सेल का नाम साइंटिफिक याद हो, तो जो वाइट ब्लड सेल होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूको वर्ड का मतलब होता है वाइट, सेल वर्ड का मतलब, साइट वर्ड का मतलब होता है सेल। तो जहाँ पे भी आपको ये वर्ड ल्यूको नज़र आ जाए, चाहे यहाँ पे नज़र आए चाहे यहाँ पे नज़र आए, यहाँ पे सी होना चाहिए था एक्चुअली, तो ल्यूकोप्लास्ट अगर है तो ल्यूको वर्ड का मतलब ही होता है वाइट या कलरलेस, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड, यानी ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, मीन्स इट इज़ वाइट इन कलर। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिड विल बी नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो एक क्वेश्चन अपने डेली ऑब्जर्वेशन से हम देखते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन कि कैन वन फॉर्म ऑफ प्लास्टिड चेंज इनटू अनदर फॉर्म ऑफ प्लास्टिड। क्या एक टाइप का प्लास्टिड दूसरे टाइप के प्लास्टिड में चेंज हो सकता है, या ऐसा है कि ये जो प्लास्टिड्स हैं ये बहुत ही रिजिड हैं, वन फॉर्म कैन नॉट चेंज इनटू अदर फॉर्म। सो लेट्स ट्राई टू कोरिलेटेड रिलेट दिस विद आवर डेली लाइफ। आपने देखा होगा, अगर कभी आपने अपने घर पे टमाटोज या ग्रीन चिली के प्लांट्स लगाए हो, या मार्केट से भी लेके रखते हैं घर में, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जो हमारे टमाटो होते हैं, अगर वो अनराइप हैं, कच्चे हैं हमारे टमाटो, तो उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन। और जब वो राइप हो जाते हैं तो उनका कलर कैसा हो जाता है, रेड। तो अगर टमाटो स्टार्टिंग में ग्रीन है, इसका मतलब उसके अंदर किस टाइप का प्लास्टिड प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट। और जब वो राइप हो गया और उसका कलर रेड हो गया, यानी उसका जो प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट से किस में चेंज हो गया, क्रोमोप्लास्ट में। तभी तो फ्रूट का कलर चेंज होगा, अगर वो ग्रीन से रेड में चेंज हो रहा है, it clearly shows that the plastid is changing from chloroplast to chromoplast. Similarly, let's take one more example. आपने देखा होगा डेली लाइफ में, जैसे आपके घर में कोई पोटैटो रखा हुआ है, काफ़ी पुराना हो गया, कई बार उसमें जो नोड्स वगैरह बने होते हैं जिस पे बड है वो थोड़ा जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, और कुछ कुछ उसका जो पोर्शन होता है वो ग्रीन कलर का उसके ऊपर पैच सा बन जाता है। तो अगर किसी पोटैटो के अंदर ऐसे ग्रीन कलर का पैच बन गया, क्योंकि पोटैटो के अंदर किस टाइप का प्लास्टिड प्रेजेंट है, ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड, और अगर उसके ऊपर ऐसे ग्रीन टाइप का पैच डेवलप हो चुका है,
तो दिस क्लियरली शो कि उस एरिया में उसका जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया. सो वन फॉर्म ऑफ प्लास्टिड कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म. उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस वन मोर क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो फर्दर 3 कैटेगरीज का होता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ फूड इट इज स्टोरिंग इनसाइड इट. वो अपने अंदर कैसा फूड स्टोर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग भी ल्यूकोप्लास्ट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है. सबसे पहला इसमें जो कैटेगरी है दैट इज द अमाइलोप्लास्ट. एक्चुअली लैटिन में अमाइलम वर्ड का मतलब होता है स्टार्च. तो जो प्लास्टिड अपने अंदर अमाइलम या स्टार्च को स्टोर करेगा उसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट. तो जैसे पोटैटो है वो अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करता है, राइस है वो अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करता है, तो उसके लिए हम बोलेंगे टर्म अमाइलोप्लास्ट. देन वी हैव अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड इलियोप्लास्ट. इलियम वर्ड का मतलब होता है, इलियो वर्ड लैटिन में मतलब होता है बच्चे इसका फैट या ऑयल. जैसे आपने मस्टर्ड के सीड्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं जिनके अंदर से ऑयल निकलता है. मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है. ठीक है, सनफ्लावर के सीड्स में भी ऑयल होता है. तो अगर उनके सीड्स में ऑयल है यानी उनके अंदर कौन से टाइप का प्लास्टिड प्रेजेंट है, इलियोप्लास्ट. ओके. देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड, प्रोटीनोप्लास्ट. नेम से ही आपको पता चल रहा है, उसको एलिरोप्लास्ट भी कहते हैं. सेम प्लास्टिड को प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं. एक्चुअली एलिरोन, अगर आपको याद हो हमने जब पढ़ा था मोनोकॉट का सीड तो वहाँ पे एल्यूरोन लेयर थी मेज ग्रेन में. एल्यूरोन इज द नेम ऑफ अ प्रोटीन रिच लेयर. तो कोई भी ऐसा प्लास्टिड जो अपने अंदर प्रोटीन्स को स्टोर कर रहा है दैट विल बी नोन एज एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट. तो जैसे कुछ सीड्स होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन बहुत रिच होता है, जैसे पल्सेस हैं, तो उनके अंदर कौन से वाला प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, एलिरोप्लास्ट. सो डिपेंडिंग अपॉन विच न्यूट्रिएंट दे आर स्टोरिंग, हम ल्यूकोप्लास्ट को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड वन इज द इलियोप्लास्ट, थर्ड वन इज द प्रोटीनोप्लास्ट. Then we have to discuss about the main type of plastid that is called chloroplast. ठीक है, मैंने आपको बताया था लीफ ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, लीफ के अंदर एक पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड मीजोफिल. एक्चुअली हम हमेशा चैप्टर 6 में डिस्कस करते थे बट अब चैप्टर 6 जो है वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है. लेकिन फिर भी आप चैप्टर 6 में लीफ का डायग्राम अपनी एनसीईआरटी बुक में एक बार निकाल के देखना. उसमें मीजोफिल देखोगे आप, लीफ के अंदर एक पार्ट है मीजोफिल, उसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट बने हैं. तो लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द मीजोफिल एरिया. अब क्लोरोप्लास्ट का भी जो शेप है, साइज है, वो सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करेगा. अब ये वाला डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मार्क करा बना हुआ है ऑलरेडी, प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू लर्न दिस डायग्राम थरोली. माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो डायग्राम एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो बिकॉज यू हैव टू लर्न इट. इट्स अ रियली इम्पोर्टेंट, दोनों ही डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लास्टिड. तो जो प्लास्टिड है जिसको कि हम प्रोटीन फैक्ट्री, जिसको कि हम फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल कह रहे हैं, नाउ लेट्स डिस्कस इट स्ट्रक्चर. इसमें भी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर एंड दी इनर लेयर. कैन यू सी, यहाँ पे भी 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो. ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि आपके पास एक कॉइन था, सिक्का था, आपने ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे कॉइन्स प्लेस कर दिए. एक्चुअली अगर हम किसी एक सिक्के को या एक ऐसे स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहे हैं दैट विल बी नोन एज थैलेकॉइड. ये जो थैलेकॉइड होता है इसी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है. और ये जो थैलेकॉइड है, ठीक है, ये एक सिक्के जैसा हो गया, इसके ऊपर आपने दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, चौथा रखा, फिर ये ऐसा पूरा स्टैक बन गया. स्टैक मतलब वन इज प्लेस्ड अबव द अदर. तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है जिसमें कि हमने बहुत सारे थैलेकॉइड्स को एक के ऊपर एक प्लेस कर दिया, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज ग्रैनम. ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो 2 रिएक्शंस में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. तो ये वाला जो पोर्शन है जिसको कि हम ग्रैनम कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल आपको पता है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है. सो दिस पार्ट विल हेल्प इन परफॉर्मिंग लाइट रिएक्शन. ओके, उसके बाद नाउ लेट्स सी, कैन यू सी दिस पार्ट. यहाँ पे देखो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं.
तो these structure will be known as स्ट्रोमा लैमिले। तो स्ट्रोमा लैमिले एक्चुअली है क्या? ये वो स्ट्रक्चर है जो दो ग्रैनम को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो, अगर हम जो बाकी हम ग्रैनम को ना कंसीडर करें, स्ट्रोमा लैमिला को ना कंसीडर करें, बाकी जो भी हमारा एम्प्टी स्पेस है क्लोरोप्लास्ट में, उस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो क्योंकि स्ट्रोमा में कोई ग्रैनम नहीं है, ग्रैनम के अलावा जो एम्प्टी स्पेस है क्लोरोप्लास्ट का, दैट विल बी नोन एज स्ट्रोमा। तो यहाँ पे क्योंकि क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये कोई सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। तो फोटोसिंथेसिस की जो सेकेंड टाइप की रिएक्शन होती है, जिसको कि हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइप ऑफ reactions we are having in photosynthesis? Two. लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? ग्रैनम में। डार्क रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? स्ट्रोमा में। ये आप अभी जस्ट नेम लिख लो, जब हम चैप्टर 13 करेंगे तब हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, थैलेकॉइड होता है एक सिंगल कॉइन, और जब आपने एक के ऊपर एक सिक्का रख के पूरा बंच बना लिया, दैट बंच विल बी नोन एज ग्रैनम। सो आई थिंक ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, बस एक टर्म रह गई है, दैट इज कॉल्ड थैलेकॉइड ल्यूमेन। एक्चुअली अगर हम एक सिंगल कॉइन देखेंगे तो उसके अंदर भी एम्प्टी स्पेस होता है। सिंगल, एक्चुअली इस कॉइन के अंदर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड वेसिकल है, तो स्पेस होगा, दैट विल बी नोन एज थैलेकॉइड ल्यूमेन। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में हमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिनन डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट देयर ओरिजिन। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, दैट वी हैव टू सी। उसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया था, विच इज नोन एज सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। देखो, सिम्बायोसिस वर्ड आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पल्सेस प्लांट और राइजोबियम पढ़ा है। आपने पढ़ा था ना कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं, दालें हैं, पल्सेस हैं, उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, और दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं। तो ये जो फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज सिम्बायोसिस। तो यहाँ पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, वो कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, और उनकी हाइपोथेसिस का नेम था सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। तो जब उन्होंने हाइपोथेसिस प्रपोज किया, उस टाइम पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे एविडेंसेस मिलते चले गए और फिर ये प्रूव हो गया कि जो ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इनका ओरिजिन सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस से हुआ है, दैट इज़ 100% करेक्ट। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स, और इसके फेवर में क्या क्या हमारे एविडेंसेस प्रेजेंट है। तो जैसे लेट्स से कि जब एवोल्यूशन हुआ, हमारी अर्थ न्यूली फॉर्म्ड हुई, तो उस टाइम पे जो प्लांट सेल थी, पहले एनिमल सेल ले लेते हैं कि कोई एनिमल सेल थी, ये एनिमल सेल का मेन न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक छोटा सा बैक्टीरियम एंटर हो गया। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर एक छोटा सा बैक्टीरियम एंटर हो गया। उस टाइम पे क्योंकि एवोल्यूशन जस्ट होना स्टार्ट हुआ था, एनिमल्स भी फॉर्म होने शुरू हो रहे थे, अभी बहुत सालों पुराने की, मिलियन ईयर्स पहले की बात है, तो उस टाइम पे एनिमल्स भी उतने एडवांस नहीं थे, एवोल्यूशन से जस्ट फॉर्म होना स्टार्ट हुए। तो जब ये बैक्टीरियल सेल एनिमल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर गई, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर ऐसे एंजाइम्स थे जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकते हैं, मतलब फूड को ब्रेक करके एटीपी जनरेट कर सकते हैं, तो इसने प्लांट से, इसने एनिमल सेल को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया बाय फॉर्मिंग एटीपी। अब ये जो एनिमल सेल है, उसने भी बैक्टीरिया को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। कैसे हेल्प करेगा? बाय गिविंग इट प्रोटेक्शन, बाय गिविंग इट अ प्लेस फॉर लिविंग, बाय गिविंग इट फूड। तो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए, दोनों दोनों ने आपस में फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया। सो दैट इज़ हाउ दे बिकेम फ्रेंड, और धीरे धीरे यही जो बैक्टीरिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गया। सिमिलरली जब एवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे, लेट्स से कि हमारी ये प्रिमिटिव सेल है जो कि प्लांट सेल बनने वाली है या बन रही है, अभी अंडर प्रोसेस है, तो इस प्लांट सेल के अंदर भी सिमिलरली एक बैक्टीरिया एंटर हो गया। इस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट थे, पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल्स थे। तो जब ये बैक्टीरिया इस सेल के अंदर एंटर हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग प्लास्टिड्स। तो ये बैक्टीरिया जब प्लांट सेल के अंदर एंटर हो गया, तो इसने प्लांट सेल को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इस प्लांट सेल के अंदर तो अभी क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है, बट इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सन की एनर्जी को ट्रैप करके फूड जो है प्रिपेयर कर सकता है।
अब प्लांट सेल इसको कैसे हेल्प कर रही है? बाय प्रोवाइडिंग इट्स अ प्लेस जहाँ पे वो आराम से रह सकता है। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया एंड ग्रेजुअली ये जो बैक्टीरिया है ये प्लास्टिड में चेंज हो गया। अब ये हाइपोथेसिस जब दिया गया तो बाकी साइंटिस्ट इसको मानने को तैयार ही नहीं थे। दे वांटेड कि आप जो बात कह रहे हो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। देखो साइंस में कोई भी चीज़ आप ऐसे ही नहीं कह सकते, यू मस्ट हैव सम प्रूफ। तो साइंटिस्ट वांटेड कि आप ये जो सिम्बायोटिक हाइपोथेसिस प्रपोज कर रहे हो, व्हाट आर द एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ दिस हाइपोथेसिस। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि एविडेंस है कि तीनों चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं, बैक्टीरिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लास्टिड को। तो तीनों में हम एक चीज़ कॉमन फाइंड कर रहे हैं कि तीनों में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बैक्टीरिया हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, तीनों में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वन आउटर मेम्ब्रेन वन इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर हम तीनों में टाइप ऑफ राइबोसोम कंपेयर कर रहे हैं, चाहे बैक्टीरियल सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लास्टिड हो, सब में 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। 70S मैंने बताया था ना, S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि किसी भी सेल ऑर्गेनेल के रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को रेफर करता है। ये एक साइंटिस्ट है स्वेडबर्ग, उन्होंने एक तरीका बनाया कि हम ऑर्गेनल्स को रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो जो भी यूकैरियोटिक सेल होता है उसका जो राइबोसोम है वो 80S टाइप का है, क्योंकि उसका राइबोसोम साइज में, डेंसिटी में हैवियर है, लार्जर है। लेकिन जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है, बैक्टीरिया है, प्लास्टिड है, उसका जो राइबोसोम है वो साइज और डेंसिटी में थोड़ा सा छोटा होता है। सो दैट इज वाई उसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है दैट इज 70S। देन तीनों चीज़ें, चाहे बैक्टीरिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, ऑल थ्री ऑफ देम दे मल्टीप्लाई बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे प्लीज़, इस लाइन में एक छोटी सी लाइन में कहीं गिवन है, जो बच्चे स्पेशली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो उसको स्पेशली अंडरलाइन करके मार्क कर लो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। सिमिलरली प्लास्टिड्स भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ ही रहे हो कि वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। तो तीनों का जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन है वो भी तीनों का सेम है। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले जो कि क्लियरली प्रूव करते हैं कि इन तीनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड दिस क्लियरली शो दैट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया with the help of symbiotic hypothesis. उसके बाद नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट राइबोसोम। राइबोसोम मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, इनका जो कॉमन नेम है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ राइबोसोम्स? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे राइबोसोम्स ही बनाता है। अब राइबोसोम की लोकेशन हमें पता है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो एक ही आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर याद करो, वहाँ पे हमने ये टर्म करी हुई है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो आरईआर, जो हमने कल की ही क्लास में डिस्कस किया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। अब ये जो राइबोसोम्स हैं इनको डिस्कवर किया है साइंटिस्ट जॉर्ज पेलेडे ने, इसीलिए हम इसको पेलेडे पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो तो क्लास 12th में है। अभी हमें जस्ट ब्रीफ में करना है कि जो राइबोसोम्स है इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, आरएनए और प्रोटीन्स। आरएनए में भी एक्चुअली थ्री टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो आरआरएनए और प्रोटीन्स ये दोनों मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप के आरएनए, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स जब एक जगह असेंबल हो जाएंगे, देन दे विल बी फॉर्मिंग द राइबोसोम। और राइबोसोम दो सब यूनिट्स का बना होता है, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। दोनों आपस में जब ज्वाइन हो जाती हैं देन ओनली द राइबोसोम विल बी फॉर्म्ड। तो राइबोसोम जो है वो सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है, मीन्स इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ कि जो राइबोसोम है, जैसे लेट्स से हमें पता है जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें 80S टाइप का राइबोसोम है। आई होप यू रिमेंबर, ये मैंने आपको बताया था कि स्वेडबर्ग ने एक तरीका डिवाइस किया था जिससे हम सेल ऑर्गेनल्स का रेट ऑफ सेडिमेंटेशन मेजर कर सकते हैं। एक्चुअली उन्होंने किया क्या था कि इस टाइप से
पूरा नंबरिंग करके टेस्ट ट्यूब पे मार्क करा था, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम एक बकेट में मडी वाटर ले लेते हैं, मिट्टी वाला पानी अगर हम लेंगे एंड वी आर लीविंग इट अनडिस्टर्ब, तो आफ्टर सम टाइम जो भी मड है, सॉइल पार्टिकल्स हैं, वो सारे नीचे सेटल होंगे, ऊपर का पानी कंपैरेटिवली क्लीन हो जाता है। सो दिस प्रोसेस जिसमें हैवियर इम्प्योरिटीज़ या कोई भी हैवियर सब्सटेंस है वो सेटल डाउन हो जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो उन्होंने सेल ऑर्गेनल्स का भी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया था और एक यूनिट बनाई थी जो किसी भी सेल ऑर्गेनल का रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेफर करता है, एंड दैट यूनिट इज नोन एज स्वेडबर्ग यूनिट, जिसको कि हम ऐसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो जब उन्होंने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, जो कि लेट्स से कोई भी प्लांट सेल, एनिमल सेल है, उसका राइबोसोम देखा तो वो 80 वाले मार्क पे सेटल हो रहा है, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया ATS। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो राइबोसोम है वो 70 वाले मार्क पे सेटल होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज 70S। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो ये दो सब यूनिट्स का बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 40S और 60S। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं अगर हम 40 और 100 को प्लस, 40 और 60 को प्लस कर रहे हैं तो 100 आना चाहिए, बट ये हमारा जो राइबोसोम है हम इसको बोल रहे हैं ATS। एक्चुअली हमें इन्हें प्लस नहीं करना है। S जो है वो आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वो उसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेफर कर रहा है। तो दोनों सब यूनिट्स का शेप और साइज के अकॉर्डिंग उनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन अलग होगा, तो इसमें कोई हमें प्लस करने वाला कंसेप्ट नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन है 40S 60S, दिस इज ओनली मेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। बाकी स्टूडेंट्स चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, गो एज पर द NCERT। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट साइटोस्केलेटन। ठीक है, जैसे एंडोस्केलेटन होता है ह्यूमंस की बॉडी में, एक स्केलेटन अंदर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर विच इज मेड अप ऑफ बोन्स, विच इज नोन एज एंडोस्केलेटन। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें स्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, एंड दैट टाइप ऑफ स्केलेटन इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। बहुत सारे इंसेक्ट्स में और लोअर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। सिमिलरली सेल को भी अपना एक स्केलेटन रिक्वायर्ड है। देखो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, बहुत सारी चीज़ें, बट उसको भी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, उसको अपनी शेप मेंटेन करनी है, उसको मोटिलिटी चाहिए, मीन्स इट शुड बी एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सेल को भी एक स्केलेटन रिक्वायर्ड है। तो सेल्स के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज साइटोस्केलेटन। अब ये हमारे सिलेबस में साइटोस्केलेटन ज़्यादा नहीं है, बस एक लाइन मेंशन्ड है कि ये एक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स, एक्चुअली हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट हैं, जो कि उसके स्केलेटन की तरह काम कर रहे हैं, विच इज़ नोन एज साइटोस्केलेटन। तो थोड़ा सा हम जस्ट नेम डिस्कस कर लेंगे। 3 type of filaments we are having: intermediate filament, microtubule, actin filament। अब ये जो तीनों टाइप के फिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट, ये सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन फिलामेंट्स हैं जो कि सेल के साइटोस्केलेटन के जैसे एक्ट करते हैं। मतलब ये सेल के शेप भी मेंटेन करते हैं, सेल को मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, तो बस जस्ट हम नेम्स ही डिस्कस करेंगे। So now let's discuss about cilia and flagella. आई होप यू रिमेंबर हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था बैक्टीरियल सेल के ऊपर छोटे छोटे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको भी हम कहते हैं सीलिया, और कुछ ऐसे लॉन्ग फिलामेंट्स भी हैं विच वर कॉल फ्लैजेला। तो सीलिया और फ्लैजेला का डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सीलिया का नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है, फ्लैजेला का नंबर कंपैरेटिवली लेस है। सीलिया का जो साइज़ है वो स्मॉलर है, फ्लैजेला का जो साइज़ है दैट इज़ लार्जर। नाउ लेट्स डिस्कस कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, चाहे सीलिया हो या फ्लैजेला हो, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम है। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एज होम असाइनमेंट, एंड दैट क्वेश्चन इज कि यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, जैसे कि बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल हैं, ट्रिपैनोसोमा हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला प्रेजेंट है। इज देयर एनी डिफरेंस in the type of protein which is helping in the formation of prokaryotic flagella and eukaryotic flagella? क्या दोनों में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में फ्लैजेला सेम टाइप के प्रोटीन का बना हुआ है या डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स का बना हुआ है? दैट यू हैव टू फाइंड आउट एंड दिस इज योर होम असाइनमेंट। Now let's discuss the internal structure of cilia and flagella.
किसी भी ऑर्गेनिज्म का सीलिया हो, फ्लैजिला हो, इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. तो जो सीलिया है, फ्लैजिला है, इट इज कवर्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन कलर का बाहर सर्कल में बना हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सीलिया और फ्लैजिला. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर जितना भी हमारा पोर्शन है, ठीक है, ये सारा पोर्शन जो मैं रेड कलर की लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं कोर या एक्सोनीम. ठीक है, एक्सेप्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ दो, बाकी जितना भी पोर्शन है दैट विल बी नोन एज कोर और एक्सोनीम. अब ये जो कोर और एक्सोनीम है, इसमें भी दो टाइप के पार्ट्स प्रेजेंट है. अगर हम पेरिफेरल पोर्शन को देख रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे डबलेट्स प्रेजेंट है. डबलेट वर्ड का मतलब होता है बच्चे जिसमें टू रिंग्स आपस में अटैच्ड हैं. कैन यू सी, यहाँ पे दो रिंग्स हैं, एक थोड़ा सा ग्रीन कलर से बनी हुई है, एक ब्लू कलर से बनी हुई है. ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली. और जो ग्रीन कलर से बनी हुई है वो इनकम्प्लीट रिंग है, मतलब जो ब्लू कलर वाली है वो तो पूरा सर्कल है, ग्रीन कलर वाली ब्लू के साथ अटैच्ड है बट वो हाफ रिंग है. तो इसको हम बोलते हैं ए रिंग, इसको बोलते हैं बी रिंग. दोनों मिलके एक डबलेट प्रिपेयर कर रही है. डबलेट मीन्स जिसमें टू रिंग्स आर अटैच विद ईच अदर. तो अगर हम पेरिफ्री देख रहे हैं, मतलब हम बाहर वाली साइड पे देख रहे हैं कि कितने डबलेट्स प्रेजेंट हैं, तो लेट्स काउंट द नंबर 3, 4. दोनों को एक ही काउंट करा जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9. तो पेरीफ्री में हमारे कितनी डबलेट रिंग्स प्रेजेंट है? 9 रिंग्स प्रेजेंट है. अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारी डबलेट रिंग्स हैं इसमें किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है. जैसे ये ब्लू वाली ए रिंग है, ये हमारी बी रिंग है, ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, ऐसे सब में होगा. तो देखो, ये जो बीच में ग्रीन कलर की लाइन बनी है वो लिंकर है. लिंकर मतलब जो कि दो डबलेट्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, और जो भी लिंकर होगा दैट इज ऑफ ए बी टाइप. ए बी टाइप का मतलब है कि इस यूनिट का ए और नेक्स्ट यूनिट का बी. ऐसे आप आगे जितना मर्जी नंबरिंग करके वो देखते जाओ. जो कंप्लीट रिंग होती है वो ए होती है, जो ग्रीन कलर की इनकम्प्लीट रिंग है वो बी है. यहाँ पे भी देखोगे इसका ए, नेक्स्ट का बी. तो जो भी हमारी पेरिफेरल डबलेट रिंग्स हैं उसके बीच में लिंकर इज ऑलवेज ऑफ ए बी टाइप. और कितने डबलेट्स प्रेजेंट है पेरिफ्री में? 2. उसके बाद सेंटर में देखो, ये जो रेड कलर की दो ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, दिस इज आर सेंट्रल शीथ. अब इस सेंट्रल शीथ के अंदर भी दो रिंग्स प्रेजेंट हैं, हालांकि डबलेट्स के फॉर्म में नहीं है, सिंगल रिंग है, बट दो रिंग्स प्रेजेंट है. तो अगर हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बना के लिखना है तो हम लिख सकते हैं 9+2. 9 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पेरीफ्री में ऐसे 9 डबलेट रिंग्स प्रेजेंट है. 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेंटर में दो रिंग्स हमारी प्रेजेंट है. So how can we describe the internal structure of cilia and flagella in the form of formula? We can simply write 9+2 arrangement. उसके बाद इसमें एक पॉइंट और रह गया है, that is we have to discuss about the radial spoke. यहाँ पे देखो, ये जो ऐसे छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं ब्लू कलर वाले फिलामेंट से निकली हुई, एक्चुअली जो भी ये पेरिफेरल फिलामेंट है वो किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच्ड होंगे, किसी ना किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होंगे, तभी वो अपनी पोजीशन पे रह पाएंगे, वरना वो मूव करते रहेंगे. तो ये जो लाइन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड रेडियल स्पोक. कैन यू सी हियर इट इज मेंशन द लेबलिंग रेडियल स्पोक. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियल स्पोक, ये दो छोड़ दो आप, बाकी जितने भी हमारे पेरिफेरल डबलेट्स हैं वो सारे सेंट्रल शीथ के साथ अटैच्ड हो जाते हैं. तो जब वो सेंट्रल शीथ के साथ अटैच्ड हो जाएंगे तो दे विल बी मेंटेन्ड एट देयर प्लेस, वो अपनी जगह पे रह पाएंगे. वरना तो साइटोप्लाज्म है, आपको पता है साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. तो इफ दे वांट टू रिमेन स्टैटिक एट देयर ओन प्लेस, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द रेडियल स्पोक्स आर अटैच्ड विद द सेंट्रल शीथ. सो विद दिस वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मेंशन्ड है दैट इज द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. अब इन दोनों टर्म्स में बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं. इसको आपको एटलीस्ट एक दो बार अच्छे से रीड करना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाओगे. जैसे सेंट्रियोल होता है एक पेयर, इट इज़ एन ऑर्गेनल, जो कि हमने प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस में भी करा था कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट है. सेंट्रियोल एक्चुअली एक ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट होता है. टू सेंट्रियोल्स हैं और वी कैन से वन पेयर, एंड बोथ द सेंट्रियोल्स आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर. और उनके आसपास का जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़ा सा स्पेशल है. नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्म को और अगर हम सेंट्रियोल के पास जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है
उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला साइटोप्लाज्म डेंसिटी में थोड़ा हैवी होता है, मतलब ज़्यादा थिक है. एंड दिस स्पेशल टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज PCM. ये PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, ये PCM है पेरी सेंट्रोलार मटीरियल. तो जब ये दोनों चीज़ें आपने ऐड कर दी, मतलब कि आपने पेयर ऑफ सेंट्रियोल भी ले लिया और उसके आसपास का पेरी सेंट्रोलार मटीरियल भी ले लिया, देन दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर विल बी नोन एज सेंट्रोसोम. तो इसकी कन्फ्यूजन को हम ख़त्म कर देते हैं. सेंट्रोसोम का हम एक फॉर्मूला बना के देख लेते हैं. सेंट्रोसोम इक्वल्स टू सेंट्रियोल प्लस PCM. PCM क्या हो गया हमारा? पेरी सेंट्रुलार मटीरियल. तो सेंट्रोसोम इक्वल्स टू सेंट्रियोल प्लस PCM. तो सेंट्रियोल इज अ pair of organelle which is present at 90 degree to each other, as you can see in the diagram also. अब ये जो सेंट्रियोल होता है, इसका फंक्शन हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे कि ये फ्लैजिला बनाता है, स्पिंडल फाइबर्स बनाता है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करता है विच हेल्प्स दी सेल टू डिवाइड. सेल का जो न्यूक्लियस है, DNA है, उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है. तो वहाँ पे जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वहाँ पे हम देखेंगे स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो रहे हैं. एंड दो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड सेंट्रियोल. उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंट्रियोल. स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल हमें यहाँ पे खुद से डायग्राम बना के ड्रॉ करना पड़ेगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसको अपनी रफ नोटबुक में बना लेना. डायग्राम को NCERT में नहीं गिवन है. जैसे हमने सीलिया फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल. अगर हम सेंट्रियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वहाँ पे भी पेरीफ्री में रिंग प्रेजेंट है, बट जो रिंग है वो डबलेट नहीं है, इट्स अ ट्रिपलेट. ट्रिपलेट का मतलब है कि 3 रिंग्स आपस में अटैच्ड हैं. एक रिंग होती है कंप्लीट, जिसको कि हम बोल रहे हैं A रिंग. दूसरी जो इसके साथ होती है B, जो कि पहले तक था. उसके बाद एक और रिंग भी अटैच्ड हो जाती है C. तो सिमिलरली नेक्स्ट हमारा ऐसे ही होगा कि हमारा नेक्स्ट जो है वो डबलेट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो अगर हम इनके नेमिंग्स लिख रहे हैं, ये हो गया ABC. अगर हम इनके बीच में लिंकर देख रहे हैं, मतलब जो इन दोनों रिंग्स को आपस में अटैच कर रहा है, तो इस यूनिट का A और नेक्स्ट का C आपस में अटैच्ड है. यहाँ पे जो लिंकर है दैट इज ऑफ AC टाइप. AC टाइप मतलब इस ट्रिपलेट की A यूनिट, नेक्स्ट ट्रिपलेट का C यूनिट आपस में अटैच्ड है. सो दिस टाइप ऑफ लिंकर विल बी नोन एज AC लिंकर. और अगर हम ट्रिपलेट्स का नंबर काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी ट्रिपलेट्स, मैंने तो 2 ही दिखाई हैं, ऐसे आप 7 और बनाओगे तो 7 और होंगी, तो मतलब टोटल 9 हो जाएंगी. तो ट्रिपलेट्स, हाउ मेनी ट्रिपलेट रिंग्स आर प्रेजेंट? 9. सेंटर में कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है. तो अगर हम फॉर्मूला बना के लिख रहे हैं, सो वी विल बी राइटिंग 9 प्लस 0. तो अगर आपको सेंट्रियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर लिखना है, सो राइट 9 प्लस 0. ये वैसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में डायग्राम इसका होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उसके बिना आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो प्लीज़ ये डायग्राम, बस एक डायग्राम आप बना लेना. और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल. वहाँ पे डबलेट रिंग थी पेरीफ्री में, यहाँ पे ट्रिपलेट रिंग प्रेजेंट है. वहाँ पे AB टाइप का लिंकर था, यहाँ पे AC टाइप का लिंकर है. उसका इंटरनल फार्मूला 9+2 था, इसका इंटरनल फार्मूला 9+0 है. तो ये डिफरेंसेस आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए. ओके, उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल मैंने बता ही दिया, स्पिंडल फाइबर बनाता है, सेल डिविजन में हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रियोल का एक और फंक्शन भी है कि जो सेंट्रियोल होता है वो बेसल बॉडी फॉर्म करता है सीलिया और फ्लैजिला की. आप पुरानी 1-2 क्लासेस देखो जहाँ पे मैंने सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बताया था. आई हैड टोल्ड यू कि सीलिया या फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट. तो जो बेसल बॉडी होता है, मतलब जहाँ से सीलिया फ्लैजिला फॉर्म होना शुरू होते हैं, वो पोर्शन सेंट्रियोल फॉर्म करता है. इट मीन्स सेंट्रियोल इज प्रोवाइडिंग द बेस, इट इज एक्टिंग एज द बेस फ्रॉम वेयर द सीलिया और फ्लैजिला विल बी फॉर्म्ड. ओके, सो आई होप यहाँ तक एक बार हम कर लेते हैं. अब इसके बाद हमारा न्यूक्लियस रह गया है और इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज रह गई है, दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे. तो प्लीज़ एक बार आप अपनी NCERT बुक निकाल के यहाँ तक इसको पूरा रीड कर लो. एंड वॉट एवर योर डाउट्स you are having, we will discuss it on Monday. We will finish off with this chapter. Okay, thank you students.